हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राहुल छाबड़ा फ्रॉम जैन एकेडमी सीकर। और अपना चैप्टर 4th चल रहा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। उसमें अपन ने काफ़ी कुछ देख लिया था और काफ़ी कुछ बचा भी है ना। इसलिए ऐसा नहीं है कि चैप्टर छोटा है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है। फर्स्ट फिजिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर मान के चलते हैं अपन। 4th चैप्टर इम्पोर्टेंट भी है और अच्छा भी है, सच्चा भी है और प्यारा भी है। ठीक है, तो अपन ने उसमें कुछ लॉज देख लिए थे। उसके बाद में अपन ने बायो सावर्ट लॉ देखा था। उसके बाद में अपन ने एम्पियर सर्किटल लॉ देख लिया था। एम्पियर सर्किटल लॉ से अपन ने उसकी एप्लीकेशंस देख ली थी। स्ट्रेट वायर के कारण, सिलेंड्रिकल वायर, होलो या सॉलिड, उसके कारण सोलेनोइड या टोरॉइड के लिए। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें अपन ने देख ली थी। और अभी तक अपन जो भी चीज़ें पढ़ रहे थे ना, उन सब में अपन निकाल रहे थे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बायो सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला है, एम्पियर सर्किटल लॉ मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला है। तो ये दोनों ही लॉ जो थे वो अपन ने मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए पढ़े थे। लेकिन अब अपन बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की। ठीक है, तो अब आगे का जो पोर्शन है इस चैप्टर का, उसमें अपन फोर्स से रिलेटेड चीज़ें, टॉर्क से रिलेटेड चीज़ें, वो सारी चीज़ें अपन इसमें स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अब फोर्स क्या है, जैसे अपन ने बोला था कि मान लो ये अब मेरे पास में कोई कंडक्टिंग वायर है, इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रेस्ट कंडीशन में है। जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट कंडीशन में होता है तो उस कंडीशन में वो कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। यदि वो मोशन में आ जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। अब अपना क्वेश्चन ये है, यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जैसे मान लो इधर से इधर की तरफ ऐसे बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में है, यदि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल यदि मोशन में है, तो उस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू को अपन को पता करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? यदि कोई इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में आ गया, यानी वेलोसिटी में आ गई। देखो, यदि मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज यहाँ रखा हुआ है, यदि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ ही है, रेस्ट कंडीशन में है, तो उस पर किसी भी तरह का कोई मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करता है। यदि ये मोशन में आ गया तो इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स भी काम करने लग जाता है। समझ में आ गई चीज़? यदि जैसे चार्ज पार्टिकल मोशन में आ गया तो इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स काम करने लग जाता है। तो अपन को यही पता लगाना हो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा और उस पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या हो। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए समझना, जैसे मैं ये मान लूँ कि मेरे पास में ऐसा कोई इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा। ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल Q, ठीक है, Q चार्ज V वेलोसिटी से इधर की तरफ चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए चल रहा है। तो जैसे मान लो ये ऐसे है, ये ऐसे नहीं है, या ये ऐसे भी नहीं है, ये कैसे है समझना। ये मैग्नेटिक फील्ड यदि ऐसे है तो चार्ज पार्टिकल ऐसे चल रहा है, इसी प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड वाले प्लेन में ही है। ठीक है, दोनों का प्लेन सेम ही है और ये थीटा एंगल पे चल रहा है। वेलोसिटी कितनी है? थीटा एंगल के ऊपर। ठीक है, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनाए जा सकते हैं। इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना देते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। ये वेलोसिटी ऐसे है, चार्ज पार्टिकल ऐसे चल रहा है v वेलोसिटी से। तो जब वो v वेलोसिटी से ऐसे चल रहा है थीटा एंगल पे, तो यूँ समझना ये ऐसे है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस एक ही प्लेन के अंदर ऐसे। ठीक है, तो इस v का इस थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट लूँगा तो कितना आएगा? v कोस थीटा। और थीटा के परपेंडिकुलर ऐसे लूँगा तो कितना आएगा? v साइन थीटा। ऐसा ही आएगा। यानी कि इसका इधर की तरफ जो कंपोनेंट बनेगा वो तो बनेगा कौन सा? v कोस थीटा। और इससे 90 डिग्री पे जो कंपोनेंट बनेगा वो क्या बन जाएगा? v साइन थीटा। ठीक है, ये कितने एंगल पे है? इससे 90 डिग्री के एंगल पर है। समझ में आ रही चीज़? ये 90 डिग्री पर है। अब देखो यहाँ से इस पे लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, वो मैग्नेटिक फोर्स मान लो इस पर Fm लग रहा होगा। तो ये बताया गया कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, वो मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक तो चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड के। ठीक है, जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज पार्टिकल होगा उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स उतना ही ज़्यादा रहेगा। ठीक है, दूसरा, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस चार्ज पार्टिकल जितने हायर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में आएगा उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। थर्ड, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। वेलोसिटी का
वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये वेलोसिटी ऐसे थी, ठीक है, v cos थीटा उधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और v sin थीटा इधर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ऐसे। अब इन तीनों को यदि मैं एक साथ में लिखूंगा तो मैं एक साथ में क्या बोल सकता हूँ, एक साथ में अपन बोल सकते हैं एफ एम डायरेक्टली क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा हो जाएगा। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट के आता है और के की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो एक बार तो अपन लिख देते हैं के क्यू वी बी साइन थीटा और के जो होता है वो होता है 1, तो मैग्नेटिक फोर्स हो जाता है क्यू वी बी साइन थीटा। तो क्यू चार्ज यदि v वेलोसिटी से, सुनना देखना, क्यू चार्ज यदि v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में, b मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पे यदि इंटर होता है तो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा। और इसको यदि वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, थीटा किसके बीच में एंगल था, v और b के बीच में, और साइन हटाते हैं तो क्रॉस आता है, तो ये हो जाएगा v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में इसको अपन बोलेंगे एफ एम वेक्टर इक्वल्स टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब देखो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, समझना, वेक्टर रूल है, डायरेक्शन निकाल सकते हैं अपन। ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है, अपन ने v क्रॉस b किया है, ऐसा ही तो है ये, ठीक है, अपन ने v क्रॉस b किया है, ये देखो ऐसा है, इस तरह से, ठीक है। तो मैं v की डायरेक्शन में फिंगर्स को फैलाऊंगा और b की तरफ फोल्ड कर दूंगा, ऐसे ही करेंगे। तो v की तरफ फिंगर्स को फैलाया, b की तरफ फोल्ड कर दिया, तो डायरेक्शन किधर आ रही है, ऊपर की तरफ। यानी कि इस पे लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर की तरफ होगी, जिसको अपन बोलेंगे एफ एम वेक्टर। ये कैसे है समझना हो इससे, वो ये मैग्नेटिक फोर्स कैसे लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड b इधर की तरफ दिख रहा था, मैग्नेटिक फील्ड b जो है वो तो इधर की तरफ, ठीक है, और वेलोसिटी इधर की तरफ और फोर्स इधर की तरफ, ऐसे। यानी कि क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी जिस प्लेन में है उसके दूसरे प्लेन में, उसके परपेंडिकुलर प्लेन के ऊपर क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। यानी उस प्लेन में नहीं लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इसके परपेंडिकुलर है, किसकी, b के भी परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो v और b दोनों के ही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है, क्यू वी बी साइन थीटा या क्यू वी वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ठीक है। अब इसमें स्पेशल केसेस देखो स्पेशल केसेस क्या क्या हो सकते हैं इसके अंदर। स्पेशल केसेस तो अपन जानते हैं क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट, यदि थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और जो चार्ज इंटर हो रहा है वो ऐसे नहीं होके थीटा एंगल पे नहीं होके 0 डिग्री पे, यानी कि इसके पैरेलली चल रहा है। तो वेलोसिटी यदि इसके पैरेलली हो गई तो उस कंडीशन में साइन 0 बोलेंगे अपन, मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू वी बी साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू 0, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, 0 लग जाएगा। सेकंड अपन क्या बोलेंगे, यदि क्या हो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी 0, यानी कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में तो है लेकिन वो रेस्ट कंडीशन में वो चल नहीं रहा। अब चल नहीं रहा तो वेलोसिटी 0 हो गई, वेलोसिटी 0 होते ही पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि उस कंडीशन में मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, 0। यानी कि यदि चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है, अब इसको इंपॉर्टेंट लाइन है, यदि चार्ज पार्टिकल को रेस्ट कंडीशन में है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है, उस पर किसी भी तरह का कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं होता। यदि ये नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है और चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, वो यहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, यदि वो मोशन में आ गया तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगने लग जाएगा, लेकिन यदि वो रेस्ट में है तो इस पर किसी तरह का कोई मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करेगा, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड क्या हो सकता है, थर्ड अपन बोल सकते हैं कि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है इस तरह से और चार्ज पार्टिकल ऐसे चल रहा है 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे यदि इंटर हुआ तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम रहेगा और मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम कितना रहेगा, मैक्सिमम रहेगा और मैक्सिमम कितना रहेगा, क्यू वी बी रहेगा। तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फोर्स कितना रहेगा, क्यू वी बी। जब थीटा इक्वल्स टू क्या हो 90 डिग्री तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम रहती है क्यू वी बी, ठीक है। अब समझो, अब इस फॉर्मूले से देखो अपन एक मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट और डायमेंशंस निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी तक अपन ने मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट अपन टेस्ला बोल रहे हैं, तो टेस्ला होती क्या है वो चीज़ अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से, या मैं बोलूँ सीधा यहाँ पे बोलते हैं यूनिट
एंड डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो B का जो फॉर्मूला आया है वो कितना आया है, F अपॉन क्यू वी। बी F अपॉन क्यू वी को नीचे ले जाएंगे तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाई क्यू वी। F तो क्या होता है न्यूटन, F तो होता है न्यूटन, Q क्या होता है कूलाम, और V क्या होता है मीटर पर सेकेंड होता है। तो न्यूटन सेकंड पर कूलाम मीटर जो होता है वो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है। और फिर इसका ऐसे ही बोल सकते हैं न्यूटन कूलाम इनवर्स मीटर इनवर्स और सेकंड। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हो जाती है। और इसी को अपन क्या बोल देते हैं इक्वल टू में क्या बोल देते हैं टेस्ला। इतनी याद रखने की बजाय अपन सीधा क्या याद रखते हैं टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट आती है वो कितना आता है टेस्ला। ठीक है, ये कौन सी यूनिट है इसकी, ये इसकी एसआई यूनिट है। ठीक है, यदि इसकी सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो सीजीएस यूनिट होती है इसकी गॉस। ठीक है, गॉस सीजीएस यूनिट क्या आती है गॉस। और 1 गॉस जो होता है वो होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। याद रखना है, काफ़ी बार क्वेश्चन में गॉस में वैल्यूज गिवन होती है फिर उसको अपन टेस्ला में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो 1 गॉस जो होता है वो होता है 10⁻⁴ टेस्ला। यदि अपन इसके डायमेंशन की बात करेंगे डायमेंशंस, तो डायमेंशन निकाल लो क्या है, फोर्स की डायमेंशन तो क्या होती है m1 l1 t-2, चार्ज की डायमेंशन a1 t1 और वेलोसिटी की डायमेंशन l1 t-1। सॉल्व करो, m1 तो ऐसे कैसे l1 कैंसिल हो जाएगा, t-2 t-1 ऊपर t-1 बचेगा, या फिर ये दोनों कैंसिल हो गए तो ऊपर सीधा सीधा क्या बच गया t-2, और a1 नीचे है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा a-1, बस हो गया। ठीक है, m t-2 a-1 क्या आ जाएगी इसकी डायमेंशन आ जाएगी किसकी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ये तो तब है, ये अपन ने तब पढ़ा है जब यहाँ पर किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अभी तक अपन बोल रहे हैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, केवल क्या है मैग्नेटिक फील्ड है। अब मान लो यदि कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया और मैग्नेटिक फील्ड भी था, तो इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा कितना QE, और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा कितना QVB sin थीटा, दोनों लगेंगे। तो यदि किसी केस में या यदि किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है और चार्ज मोशन में है, तो उस पर दोनों तरह के फोर्स काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला तो अपन पढ़ चुके हैं, याद हो तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ा है इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगता है। हाँ, तो Q चार्ज पे E इंटेंसिटी में जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है F इक्वल टू Q, ये अपन ने देख रखा है। तो अब किसी स्पेस में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो उस कंबाइंड रूप से जब किसी चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों काम करने लग जाते हैं, तो कंबाइंड रूप से उसको एक अलग से नाम दिया जाता है, जिसको अपन नाम देते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। समझ में आ रही चीज? यदि किसी चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों काम करते हैं, तो कंबाइंड रूप से उस फोर्स को नाम देते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। और लॉरेंट्ज फोर्स का जो फॉर्मूला बनता है वो अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर सम। अब वैल्यू पुट कर दो और कुछ नहीं करना। तो F वेक्टर इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स तो कितना होता है QE, और मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर हो जाएगा। इसको और थोड़ा सा अपन कॉमन लेके लिख सकते हैं QE वेक्टर प्लस, यदि अपन बात करें QE वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये जो फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला अपना किसका बनता है लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है QE वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो यदि कोई चार्ज पार्टिकल कंबाइंड रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन कर रहा है, तो उसको अपन बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, तो ये तो अपना लॉरेंट्ज फोर्स हो गया। अब इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और आता है, छोटा सा टॉपिक ही है, कोई ज़्यादा कोई खास नहीं है, जिसको अपन बोलते हैं वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कितना वर्क डन करता है वो चीज़ अपन को देखनी है। ठीक है, अभी मैग्नेटिक फोर्स है, फोर्स लग रहा है तो क्या होगा वर्क डन होगा। वर्क डन होता ही क्या है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसमें समझना, अपन को ये पता है कि वर्क डन जो होता है मैग्नेटिक फोर्स जो वर्क करेगा वो क्या करेगा मैग्नेटिक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का क्या
स्केलर प्रोडक्ट। ये तो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, वर्क डन होता है। अब समझो इस चीज़ को, ये तो अपना मैग्नेटिक फील्ड था, ये अपनी वेलोसिटी थी, ऐसे ही थी, ठीक है। ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये अपनी वेलोसिटी हो गई। तो अब मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा था इसमें, मैग्नेटिक फोर्स कैसे लग रहा था इसके अंदर, ऐसे ऐसे ही तो लग रहा था। हमेशा वेलोसिटी के क्या था, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वेलोसिटी इधर थी तो मैग्नेटिक फोर्स इधर था, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर था और वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर था। अब यदि वेलोसिटी इधर है तो डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली इधर ही होगा, और तो किधर होगा, जब वेलोसिटी इधर तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होना है। तो फोर्स तो ऊपर लग रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री हो रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो तो इधर लग रहा है और वेलोसिटी जो है वो इधर की तरफ चल रही है। तो फोर्स और वेलोसिटी यानी कि डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो यहाँ से मैं आपको क्या बोल दूंगा, एफ एम डी एक्स कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू 0 होगी और मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन में है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता तो है, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, लेकिन उस मैग्नेटिक फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है उस वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। वो मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पे किसी भी तरह का कोई वर्क नहीं करता है। यानी कि यहाँ पर कहीं एनर्जी ना तो स्टोर होती है, ना एनर्जी कंजर्व होती है, ना एनर्जी लॉस होती है, ना एनर्जी गेन होती है, कुछ नहीं होता। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो चार्ज पार्टिकल को ना तो एनर्जी देता है, ना एनर्जी लेता है, ना एनर्जी स्टोर करवाता है, ना एनर्जी बाहर निकालता है, कुछ नहीं करता। केवल मैग्नेटिक फोर्स जो है तो वो फोर्स लगाता है, वर्क डन नहीं करता है। तो वर्क डन नहीं करता तो कहीं पर भी यदि तो कोई चार्ज पार्टिकल 100 जूल एनर्जी लेके एंटर हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसके पास में एनर्जी 100 जूल ही रहनी है। यदि वो केवल मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है उसके अलावा उसके पास में किसी तरह की कोई एनर्जी ना तो कम होगी ना बढ़ेगी, वो जितनी एनर्जी लेके एंटर हुआ है उतनी ही एनर्जी लेके बाहर निकलेगा। इसका मतलब कई बार ये क्वेश्चन में आ जाता है कि यदि वो चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंजेज होगा, कोई चेंज नहीं होगा। जितनी वेलोसिटी से एंटर हुआ है वो वेलोसिटी चेंज नहीं होती, वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं आता है। तो इसका मतलब ये हो गया उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है, उसकी टोटल एनर्जी जो है वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहती है। ठीक है, तो ये तो अपने पास में कोई भी क्यू चार्ज यदि v वेलोसिटी से ऐसे v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो उस पर लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला ये होता है क्यू वी बी साइन थीटा या क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। फॉर्मूले को फिर से देखना, q तो चार्ज है, v उसकी वेलोसिटी है, b मैग्नेटिक फील्ड जिसमें वो एंटर हुआ है, थीटा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। ठीक है, थीटा जो बन रहा है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। और फोर्स में हमेशा वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लिया जाता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही लिया जाता है। यदि परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं बन पाता है तो उस कंडीशन में फोर्स भी 0 हो जाए। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन से केस में नहीं बनेगा, जब वेलोसिटी खुद ही ऐसे हो तो उस कंडीशन में परपेंडिकुलर कंपोनेंट कुछ नहीं आएगा। तो जब वेलोसिटी खुद ही ऐसे हो तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं आएगा तो उस कंडीशन में उस पर चार्ज पर लगने वाला फोर्स भी 0 होगा। अपन पहले भी देख चुके हैं, यदि थीटा 0 हो तो फोर्स कितना होगा, 0 होगा। यानी कि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर यदि है, उसकी वेलोसिटी यदि परपेंडिकुलर है, चाहे वो कम ही हो, भी पैरेलल है वो तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि परपेंडिकुलर है तभी उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, यदि परपेंडिकुलर नहीं है तो उस पर किसी भी तरह का कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है। और मैग्नेटिक फोर्स केवल और केवल किसी भी चार्ज पार्टिकल के मोशन की या वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, उसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता है। ये चीज़ अपन ने देख ली, क्योंकि वर्क डन की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि फोर्स होगा ही, हो क्या सकता है कि मान लो फोर्स इस पर इधर लग रहा है तो चार्ज पार्टिकल ऐसे चलते हुए ऐसे हो जाए। ठीक है, तो क्योंकि फोर्स तो लग ही रहा है, भी फोर्स इधर लग रहा है तो इसकी डायरेक्शन तो चेंज कर देगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर पाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, यदि वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो उसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं पड़ता, यानी कि स्पीड चेंज नहीं होती, वेलोसिटी चेंज हो जाती है क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये अपने पास में कोई भी चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स की बात हो गई। अब इसमें अपन 3 तरह के कंसेप्ट देखेंगे कि फर्स्ट अपन ये बोलेंगे कि चार्ज पार्टिकल जो है वो v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही इंटर होता है तो क्या होगा,
यदि उससे 90 डिग्री पर एंटर होता है तो क्या होगा, और यदि उससे थीटा डिग्री पर एंटर होता है, रैंडम केस ले लेंगे, यदि थीटा डिग्री पर एंटर होता है तो क्या होगा। 3 केस अपन इसके अंदर देखेंगे, तो 1 बाई 1 तीनों को देख लेते हैं उसमें क्या चीज़ें हैं। बाकी कोई खास चीज़ नहीं है इसके अंदर, थोड़ा सा 11th की चीज़ें काम आएगी। यदि ध्यान में है तो समझ में आ जाएगा अच्छे से, ध्यान में नहीं है तो भी समझा देंगे, ऐसी कोई बात है। अपना तो काम ही समझाना है, और तो क्या है जाना, समझाना, बाकी कहीं नहीं जाना। चलो, तो अब अपन बात कर रहे हैं, बात किसकी कर रहे हैं, बात अपन कर रहे हैं मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। अपन बात कर रहे हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चार्ज पार्टिकल का मोशन देख रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। इसमें भी फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस क्या है, व्हेन वेलोसिटी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। यदि वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, यदि ध्यान में हो तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QVB साइन थीटा, यही तो होता है। पैरेलल होने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही है और वेलोसिटी भी ऐसे ही है, इसके पैरेलल ही चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड के। तो उस कंडीशन में तो पहले भी पढ़ चुके हैं, फोर्स कितना लगेगा, 0, क्योंकि FM इक्वल टू क्या हो जाएगा, QVB साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, 0। तो जब मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है तो कुछ नहीं होता, इस पे कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, तो ये क्या होगा, बिना डिफ्लेक्ट हुए जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, ना तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी और ना वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड तो अपन वैसे ही बोल रहे हैं चेंज नहीं होता, तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी, जैसे है वैसे ही चलता रहेगा, नहीं बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा निकल जाएगा। समझ में आ रही चीज़। तो इस कंडीशन में नो डिफ्लेक्शन, यानी किसी भी तरह का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। यानी कि क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, उसका मोशन कैसा हुआ, डिफ्लेक्शन नहीं हुआ है तो उसका मोशन कैसा हुआ, स्ट्रेट लाइन ही रह गया, क्योंकि इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ है। तो यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो और पैरेलल ही चल रहा है तो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा स्ट्रेट लाइन ही चलता रहेगा, जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, ये फर्स्ट केस था। सेकेंड केस अपन ने बोल दिया व्हेन चार्ज्ड पार्टिकल, व्हेन चार्ज पार्टिकल इंटर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर यदि कोई चार्ज पार्टिकल एंटर होता है तो क्या होता है, वो चीज़ अपन को देखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना। जैसे मान लो मैंने कहीं पर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, ऐसा, ठीक है, इस टाइप का सा, ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड, अभी ये अपने पास में यदि देखा जाए तो परपेंडिकुलर इनसाइड डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, परपेंडिकुलर इनसाइड डायरेक्शन। ठीक है, अब इस परपेंडिकुलर इनसाइड डायरेक्शन वाले मैग्नेटिक फील्ड में कोई Q चार्ज V वेलोसिटी से यदि इंटर होता है तो ये परपेंडिकुलर इंटर हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो अब ऐसे हो गया इनसाइड, और चार्ज पार्टिकल अब ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, ये मान लो ऐसा कोई मैग्नेटिक फील्ड था और चार्ज पार्टिकल यदि ऐसे एंटर हुआ तो उस कंडीशन में इस पे लगने वाला फोर्स किधर होगा, कितना होगा और वो क्या करेगा, वो चीज़ अपन को देखनी है। तो यदि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो मैं फोर्स की डायरेक्शन निकालूंगा, फोर्स किधर लगेगा इस पर, तो फोर्स की डायरेक्शन या तो ऐसे निकाल लो, ये तो वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, V क्रॉस B करते हैं अपन, तो V क्रॉस B करेंगे तो फोर्स किधर आएगा, ऊपर की तरफ। या फिर अपने पास में लेफ्ट हैंड रूल था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, मैग्नेटिक फील्ड कौन सा, ये वाला, इधर की तरफ तो क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या हो गया वेलोसिटी, तो फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ। यानी कि इस चार्ज पार्टिकल में फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, तो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इसका मतलब ये वेलोसिटी ऐसे चलते चलते ऐसे हो जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट पे देखेंगे, इस पॉइंट पे देखो क्या होगा, इस पॉइंट पे देखेंगे तो वेलोसिटी किधर है, इधर की तरफ। ठीक है, तो वेलोसिटी अपनी इधर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो अब देखो वेलोसिटी कैसे हो गई, वेलोसिटी जैसे ही एंटर हुआ फोर्स किधर लग रहा था, ऊपर की तरफ, तो ये ऐसे हो गया ऐसे।
अब वेलोसिटी किधर है, इधर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर की तरफ, ऐसे है, ऐसे हो गया, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर। अब देखो फोर्स किधर लगेगा, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ। इसका मतलब अब इस पर फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है तो ये और इधर हो जाएगा, और इधर हो गया, ये हो गया इधर। अब देखो इस पॉइंट पे देखेंगे तो वेलोसिटी इधर, अब देखो अब देखेंगे तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी इधर, ऐसे ही तो है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी इधर, ऐसे, तो वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स किधर लगा, इधर की तरफ, यानी कि चार्ज पार्टिकल कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो पूरा यदि देखा जाए तो पूरा देखा जाएगा तो चार्ज पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ ट्रेवल करने लग जाएगा। समझ में आ रही चीज, चार्ज पार्टिकल कैसा ट्रेवल करेगा, सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, यदि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर होता है तो उस पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, वो मैग्नेटिक फोर्स के कारण उसका जो पाथ बनता है, वो पाथ कैसा बनता है, सर्कुलर पाथ बनता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यदि कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर होता है तो उस पर उसका जो पाथ बनता है, वो पाथ कैसा बनता है, सर्कुलर। जैसे यहाँ पे पाथ कैसा बनाता है, स्ट्रेट लाइन बनाता है, वैसे यहाँ पे पाथ कैसा बनता है, सर्कुलर पाथ बनता है। तो ये तो अपने पास में आ गया, सर्कुलर पाथ बनता है। अब सर्कुलर पाथ बनने के लिए यदि मान लो कोई चार्ज पार्टिकल यदि सर्कुलर मोशन में है, यदि ऐसा कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पर दो तरह के फोर्स काम करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल। ठीक है, तो अपन ने बोला कि मैग्नेटिक फोर्स तो इसमें किधर काम कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स हमेशा इसमें किधर काम कर रहा है, सेंटर की तरफ काम कर रहा है हर पॉइंट पे। तो मैग्नेटिक फोर्स सेंटर की तरफ काम कर रहा है, तो सेंटर की तरफ जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो तो कितना लग रहा है, QVB। QVB साइन 90 होगा, भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री होगा। तो QVB साइन 90 में अपन क्या बोलेंगे, साइन 90 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, तो बचेगा कितना, QVB। तो मैग्नेटिक फोर्स तो बनेगा QVB, वो तो सेंटर की तरफ, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ बनेगा वो क्या बन जाएगा, mv²/r। यदि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी v है और इसकी जो रेडियस बनी है वो रेडियस अपने मान ली स्मॉल r है, तो ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा बाहर की तरफ, mv²/r हो जाएगा। तो mv²/r और QVB यदि आपस में बराबर हो जाते हैं, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर हो जाते हैं, तो क्या होगा, पाथ कैसा हो जाता है, सर्कुलर। ये 11वीं की चीज़ें हैं कि सर्कुलर पाथ बनाने के लिए, सर्कुलर ट्रेवल करने के लिए ये जरूरी है कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए। तो अपन ये बोल सकते हैं इस कंडीशन में कि mv²/r इक्वल क्या हो जाएगा, QVB हो जाएगा। mv²/r किसके इक्वल हो जाएगा, ये तो समझ में आ गया ना सर्कुलर कैसे हुआ। भाई हर पॉइंट पे अपन देख रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, जब ऐसे एंटर हो रहा था तो हर पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा था वो ऐसे लग रहा था, इसके सेंटर की तरफ, तो वो ऐसे मोशन में आ गया इस तरह से। ठीक है, इसी प्लेन में से फिर घूमता रहेगा, क्योंकि हर बार फोर्स किधर लग रहा है, सेंटर की तरफ। जैसे यहाँ पे देखा तो फोर्स किधर लगा, सेंटर की तरफ, यहाँ पहुँचा तो थोड़ा सा घुमा होगा, ऐसे ऐसे घुमा तो फोर्स किधर लगा, सेंटर की तरफ, ऐसे घूम गया होगा तो फोर्स किधर लगेगा, सेंटर की तरफ। तो हर बार फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा था, तो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा था, इसलिए ऐसे घूमता गया। यहाँ पे पहुंचा तो फोर्स किधर लगा, इधर की तरफ, यहाँ पहुंचा होगा तो फोर्स किधर लगेगा, उधर की तरफ, तो ऐसे पूरा घूमता गया। तो फोर्स इधर लगा तो इसमें फोर्स फॉर्मूला क्या बन गया, QVB = mv²/r क्योंकि QVB तो इधर की तरफ लग रहा है और mv²/r बाहर की तरफ लगेगा। फिर यहाँ से यदि मैं r को उधर ले जाऊँ, एक तो v से v कैंसिल हो गया और r = क्या हो जाएगा, mv/qv। तो एक तो अपने पास में फॉर्मूला इसका ही आता है, किसका, फर्स्ट अपन बात करते हैं रेडियस ऑफ पाथ। ठीक है, कि उस चार्ज पार्टिकल की जो रेडियस बनेगी, वो रेडियस क्या बनेगी, वो कितनी बन जाएगी, mv/qb। ठीक है, सेकेंड अपन बात करते हैं इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल तो सीधा ही निकाल लो इसी फॉर्मूले से, इससे निकालेंगे तो v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा अपने पास में qbr/m। ठीक है, ये v आ जाएगा अपने पास में, तो v का फॉर्मूला अपने पास में आ गया qbr/m। ठीक है, अब और देखो, और क्या देखोगे, थर्ड इसके अंदर क्या आता है, थर्ड इसके अंदर आता है, अब सर्कुलर पाथ है तो अपन इसमें टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं और फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड क्या, इस चार्ज पार्टिकल को पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगा उसको बोलते हैं उसका टाइम पीरियड। तो थर्ड अपन बात करते हैं इसके अंदर क्या, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड देखेंगे तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला, भी टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस तो कितनी ट्रेवल कर रहा है पूरा एक साइकिल में, 2πr सर्कमफेरेंस के ऊपर, और वेलोसिटी कितनी है, v, जिसका फॉर्मूला ये रहा। ठीक है,
तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी 2 पाई आर अपॉन वी। ठीक है, तो t इक्वल्स टू 2 पाई आर, तो ऐसे कैसे, और v की जगह अपन क्या बोलेंगे, क्यू बी आर अपॉन एम। ठीक है, r से r कैंसिल, तो t का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ठीक है, टाइम पीरियड आ गया तो अपन क्या निकाल सकते हैं, फ्रिक्वेंसी भी। टाइम पीरियड आते ही तो अपन क्या निकाल सकते हैं, डी में क्या बोल सकता हूँ इसके अंदर, फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। तो इसका उल्टा कर दो, उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू पी अपॉन 2 पाई एम। ये मेरे पास में क्या आ जाएगी, फ्रिक्वेंसी। और फ्रिक्वेंसी यदि आ जाती है तो अपन बात कर सकते हैं एंगुलर फ्रिक्वेंसी की। तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा, और उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ। तो यहाँ से हो जाएगा 2 पाई, और एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू अपने पास में है क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो ओमेगा कितना आ जाएगा, क्यू बी अपॉन एम। ये मेरे पास में एंगुलर फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो तब है जब चार्ज पार्टिकल कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर हो रहा है। तो इसका एक्चुअल में पाथ कैसा बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बड़ी, कि पाथ कैसा बनता है, सर्कुलर पाथ बनता है। अब सर्कुलर बनेगा तो रेडियस भी होगी, वेलोसिटी भी होगी, टाइम पीरियड भी होगी, फ्रिक्वेंसी भी होगी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी निकल के आएगी। ठीक है, तो ये अपना सेकंड केस हो गया, व्हेन चार्ज पार्टिकल इंटर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। और फर्स्ट केस में अपन ने बोला पैरेलल इंटर हो रहा है, सेकंड केस में अपन ने बोला क्या भाई, फर्स्ट केस में तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, जैसे मान लो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड था और ये ऐसे ही चल रहा था पैरेलली। सेकंड केस में परपेंडिकुलर चल रहा है। ठीक है, अब मान लो ना तो पैरेलल चला ना परपेंडिकुलर चला, किसी एंगल से एंटर हुआ, थीटा एंगल से। तो यदि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और चार्ज पार्टिकल यदि थीटा एंगल से एंटर होता है तो फिर उसका पाथ कैसा बनेगा। ठीक है, फिर पाथ कैसा बनेगा तो वही फॉर्मूले अपन को देखने हैं। तो थर्ड केस अपने यही है, व्हेन चार्ज पार्टिकल इंटर्स एट एनी एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, किसी एंगल पे यदि इंटर होता है तो उस कंडीशन में उस चार्ज पार्टिकल का क्या होगा, वो सारी चीज़ें अब अपन को देखनी है। तो उसको और देख लेते हैं उसमें क्या चीज़ होगी। चलिए नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो इसी का थर्ड पॉइंट है, कि जब कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे यदि इंटर होता है, भी 0 डिग्री पे अपन ने देख लिया, बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा निकल जाता है, यानी स्ट्रेट लाइन पाथ बनता है। 90 डिग्री पे अपन ने देख लिया, कैसा पाथ बनता है, सर्कुलर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ठीक है, सर्कुलर भी पाथ कैसा बनेगा, ऐसे अपन ने देखा था, जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था और पार्टिकल ऐसे एंटर हो रहा था तो कैसा पाथ बन रहा था, सर्कुलर। किसके, प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ऐसा ही बन रहा था। अब मान लो यदि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, वो चार्ज पार्टिकल ऐसे थीटा एंगल पे एंटर हुआ, ना तो 90 डिग्री पे हुआ ना 0 डिग्री पे हुआ, तो ऐसे यदि किसी थीटा एंगल पे एंटर हुआ तो इसका पाथ कैसा बनेगा, और फिर वो सारे फॉर्मूले अपन को इसमें देखने हैं। तो आप 1 बाय 1 देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। जैसे मान लो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे, ठीक है, ये अपन ने मान लिया। इस तरह से कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है कहीं पर भी मान लो, किसी स्पेस में है, यहाँ अपने घर पे मान लो। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई क्यू चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे एंटर हुआ। ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सा था, ये मैग्नेटिक फील्ड अपना ये वाला था, कौन सा, b, जिसको अपन क्या नाम देंगे, b। ठीक है, b मैग्नेटिक फील्ड में कोई v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे एंटर हुआ कोई क्यू चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो अब अपन को देखना है एक तो इसका पाथ कैसा बनेगा, और पाथ कैसा बनेगा फिर अपन को कुछ फॉर्मूला डराइव करने हैं। अब देखो, इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट बन सकते हैं, कौन कौन से, एक तो कंपोनेंट इसमें इधर की तरफ बनेगा, कौन सा, जिसको अपन बोलेंगे v पैरेलल। पैरेलल किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। v का इधर कंपोनेंट कौन सा बनेगा, v कोस थीटा। और एक कंपोनेंट बनेगा इसके परपेंडिकुलर, जिसको अपन बोलेंगे v परपेंडिकुलर। ये कौन सा बन जाएगा, v साइन थीटा बन जाएगा। अब देखो, पैरेलल कंपोनेंट जो होगा मैग्नेटिक फील्ड के, वो तो क्या करेगा, वो तो कुछ नहीं करेगा, वो तो सीधा सीधा ले जाएगा चार्ज पार्टिकल को। लेकिन परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसा बनेगा, जो क्या करेगा, इसको लिए सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, तो केवल यही कंपोनेंट होता तब तो इस पर सर्कुलर पाथ बनता। क्यों बनता, वेलोसिटी उधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, फोर्स उधर लग रहा होता। भाई यदि केवल यही वेलोसिटी होती तब तो वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, उधर की तरफ, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर्स को फैलाया और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोल्ड कर दिया, तो फोर्स किधर लगता है, उधर की तरफ। तो कैसा सर्कुलर पाथ बनता है, इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऐसा ही बनता। लेकिन ये वेलोसिटी भी तो कुछ तो करेगी, तो ये वेलोसिटी तो उसको आगे लेके जा रही है।
ठीक है, और एक वेलोसिटी इसको सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करवा रही है। तो ये चलेगा कैसे, ये आगे भी चलेगा और सर्कल में भी चलेगा, यानी कि वो ऐसे चलेगा, इस तरह से। समझ में आ रही चीज़, इस तरह से। तो ये जो पाथ बनता है इस तरह से, ऐसा जो पाथ बनता है इसको नाम देते हैं हेलिकल पाथ, ठीक है। तो यदि मैं इसका पाथ बनाना चाहूँगा तो इसका पाथ जो बनेगा अब आगे वो कैसा बनेगा, वो कुछ ऐसा चलेगा, इस तरह से आगे भी चलता जाएगा और सर्कुलर पाथ भी ट्रेवल करता जाएगा। तो वो सर्कुलर पाथ भी ट्रेवल करेगा, पूरा बना दो चाहे, यदि अपन पूरा बनाना चाहें तो पूरा बना देते हैं इसको, कि वो सर्कुलर पाथ भी ट्रेवल करेगा और साथ के साथ क्या करेगा, आगे भी चलता जाएगा, क्योंकि क्या इसमें दोनों कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी है और पैरेलल कंपोनेंट भी है। तो पैरेलल कंपोनेंट तो इसको आगे लेके जाएगा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो उसको सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करवाएगा। तो ये जो पाथ बनता है इस पाथ को नाम क्या देते हैं अपन, हेलिकल पाथ, ठीक है। यानी कि यदि आर्बिट्री एंगल पे यदि कोई पार्टिकल एंटर होता है, किसी भी थीटा एंगल पे एंटर होता है, तो उसका पाथ कैसा बनता है, हेलिकल पाथ बनता है, ठीक है। अब हेलिकल पाथ तो बन गया। अब देखो इसके अंदर, इसमें भी यदि अपन बात करें तो रेडियस का फॉर्मूला क्या बनेगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बनेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बनेगा, और एक फॉर्मूला और नया आएगा वो और देखेंगे इसके अंदर। तो यदि मैं वेलोसिटी की रेडियस की बात करूँ तो रेडियस बनाने के लिए रेडियस का फॉर्मूला अपने पास में क्या आया था, mv/qb, ये आया था। लेकिन v कौन सा था उसमें, v था जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो यानी कि वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और कौन सा कंपोनेंट है, v sin थीटा। यानी कि रेडियस का जो फॉर्मूला बनेगा वो तो क्या बन जाएगा, mv sin थीटा अपॉन qb। तो ये तो अपने पास में रेडियस का फॉर्मूला आएगा, आ गया रेडियस का फॉर्मूला। तो फर्स्ट अपने पास में रेडियस का फॉर्मूला आया mv sin थीटा अपॉन qb, आ गया। सेकंड अपन देखेंगे इसमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला। सेकंड यदि अपन बात करें, b नाम दे देते हैं, इसको a नाम दे देते हैं क्योंकि नंबरिंग अपन ने किसी और के लिए दी है। तो a तो अपने पास में आ गया रेडियस, सेकंड अपने पास में क्या आ गया, टाइम पीरियड। अब देखो टाइम पीरियड में एक नई चीज़ निकल के आएगी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आया था, यदि याद हो तो वो आया था 2πm/qb। इसमें तो कहीं वेलोसिटी आ ही नहीं रही। 2π कांस्टेंट, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, तो टाइम पीरियड भी क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। यानी कि चाहे वो थीटा एंगल पे एंटर हो, चाहे वो 90 डिग्री पर एंटर हो, दोनों ही केस में जो टाइम पीरियड होगा, यानी कि उसको एक सर्किल कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। उसका फॉर्मूला क्या बनना है, 2πm/qb, ठीक है। यानी कि टाइम पीरियड जो होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ना तो सर्कुलर में कर रहा था और ना ही इसमें करेगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। थर्ड अपन क्या देखते थे, फ्रीक्वेंसी। यदि फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो टाइम पीरियड का उल्टा कर दो, उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, qb/2πm, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका आएगा, अपना फ्रीक्वेंसी का। नेक्स्ट अपन देखेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यदि नेक्स्ट अपन देखेंगे तो क्या आएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वही इसको 2π से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2π से 2π कैंसिल, सीधा लिख दूँ qb/m। ये जो फॉर्मूला आएगा किसका आ जाएगा, अपना एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। लास्ट फाइनल फॉर्मूला इसके अंदर एक आता है पिच, PITCH, ठीक है, पिच। इसको डिनोट करते हैं P से। अब देखो पिच क्या चीज़ है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। पिच होती है कि जब पार्टिकल यहाँ था, ठीक है, तो यहाँ से जब पार्टिकल यहाँ पहुँचा होगा तो उसने अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। अभी जहाँ से चला वापस लौट के यहीं आ जाता तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाता। यदि सर्कुलर में देखेंगे तो यहाँ से चल के यहाँ पहुँचा तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में जो इसने ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल करी है, इस डिस्टेंस को नाम क्या दिया जाता है, पिच। एक साइकिल कंप्लीट करने में जो इसने यूँ मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है उसको अपन नाम क्या देंगे, पिच। तो ये अपन ने पिच बोल दिया। अब देखो पिच बना कौन रहा है, कौन सी वेलोसिटी पिच बना रही है, ये वाली वेलोसिटी, यही तो दे रही है ये वाली डिस्टेंस। यानी कि पिच जो डिस्टेंस होती है, भी वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाती है, वेलोसिटी इनटू टाइम। ये हो जाएगी वेलोसिटी इनटू टाइम, कौन सा, टाइम पीरियड। एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगा वो कितना टाइम लगा है, टाइम पीरियड के इक्वल। तो यहाँ से चल के यहाँ पहुँचा तो टाइम पीरियड के इक्वल तो टाइम लगा। और वेलोसिटी कौन सी है, v पैरेलल। कौन सी वेलोसिटी, v पैरेलल। कोई पैरेलल वेलोसिटी क्या बना रही है, पिच बना रही है। तो p क्या हो जाएगा, v पैरेलल तो क्या हो जाएगा, v cos थीटा। तो v पैरेलल तो अपने पास में आ जाएगा v cos थीटा, और टाइम पीरियड क्या है, 2πm/qb। तो ये आ जाएगा 2πm/qb।
क्यू पी। कैंसिल कुछ होगा नहीं इसके अंदर, तो पी को अपन फिर यूँ बोल देंगे 2 पाई एम वी कोस थीटा अपॉन क्यू पी। ये जो फॉर्मूला आएगा ये अपने पास में किसका फॉर्मूला आएगा, पिच का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो फॉर्मूले तो जो है वो कुछ अलग बनेंगे, एक तो रेडियस का फॉर्मूला अलग बनेगा, बाकी सारे फॉर्मूले सेम हैं। एक पिच का फॉर्मूला अपना अलग बनेगा। पिच उसमें कुछ होता नहीं था क्योंकि उसमें कोई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल होती नहीं थी, उसमें तो केवल एक ही जगह घूमता रहता था। इसके अंदर क्या हो रहा है, ऐसे घूमते हुए ऐसे चल भी रहे, ठीक है, तो घूम भी रहा है साथ में चल भी रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रेवल होगी, उसको अपन नाम देते हैं, एक साइकिल कंप्लीट होने में जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है उसको अपन नाम देते हैं पिच। और पिच क्या हो जाएगा, पिच हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कौन सी, कौन बना रहा है पिच, ये वाली वेलोसिटी भी, ये तो एक ही जगह घुमाती, ये वाली वेलोसिटी तो एक ही जगह घुमाती, लेकिन आगे कौन लेकर आ रही है, ये वाली वेलोसिटी। तो पिच के लिए ये वाली वेलोसिटी काम में लेंगे। और टाइम कितना लगा, टाइम पीरियड के इक्वल, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो पिच का फॉर्मूला अपना ये निकल के आ गया 2 पाई एम वी कोस थीटा अपॉन क्यू बी। क्लियर है। तो ये तीन तरह से थे, एक तो था चार्ज पार्टिकल जो था, अब इसको समझना, एक तो चार्ज पार्टिकल जो था वो किसी मान लो 0 डिग्री पे एंटर हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था मान लो, और वो ऐसे ही चल रहा था, तो वो ऐसे ही चलता रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि उसका पाथ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। जब थीटा 0 होता तो स्ट्रेट लाइन पाथ बनता, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही इंटर होता है तो वो सीधा ही निकल जाता है, कोई चेंजेस इसमें नहीं होता। और यदि वो 90 डिग्री पे एंटर होता है ऐसे, यदि 90 डिग्री पे एंटर होता है तो उसका पाथ कैसा बनता है, ऐसा सर्कुलर, ऐसा सर्कुलर पाथ। और यदि मान लो वो किसी थीटा डिग्री पे एंटर होता है, तो अब इसको भी समझो, यदि 0 डिग्री पे एंटर होता तो ऐसे सीधे निकल जाता, 90 डिग्री पे यदि इंटर होता तो सर्कुलर पाथ यहीं घूमता रहता, पड़ा पड़ा, ठीक है, ऐसा घूमता रहता, आगे यहीं नहीं जाता। और मान लो यदि वो किसी एंगल थीटा पे एंटर होता है तो वो ऐसे घूम भी था और साथ में आगे भी निकलता जाता, ठीक है। तो ऐसे पाथ को अपन नाम देते हैं हेलिकल। तो थीटा 0 होता है तो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, थीटा 90 होता है तो सर्कुलर पाथ होता है, और थीटा थीटा होता है यानी कि 0-90 के बीच में होता है, तो उस कंडीशन में पाथ कैसा बनता है, हेलिकल पाथ। के पाथ से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए हैं कि पाथ की शेप कैसी बनती है। तो एक तो स्ट्रेट लाइन पाथ बनेगा, एक सर्कुलर पाथ बनेगा, और थर्ड पाथ कैसा बनेगा, हेलिकल पाथ बनेगा, यदि वो किसी एंगल थीटा पे एंटर होता है तो। और 90 वाला क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है कि यदि वो 90 पे एंटर होता है तो पाथ कैसा बनता है, सर्कुलर पाथ बनता है। सारे फॉर्मूले अपन आगे वाले टॉपिक्स में काम में लेंगे, जिसको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन, ठीक है, इसलिए फॉर्मूले भी ध्यान रखना। तो हेलिकल पाथ तो जब थीटा मान लो 0 से 90 के बीच में रहता है, यदि 0 रहता है तो स्ट्रेट लाइन बनता है, और 90 रहता है तो सर्कुलर पाथ बनता है। ये अपने पास में तीनों केस इसके कंप्लीट हो गए हैं कि कौन कौन से केस में चार्ज पार्टिकल का मोशन जो है वो किस किस तरह से हो सकता है। तीनों केस अपन ने इसमें देख लिए। अब नेक्स्ट जो अपने पास में टॉपिक आता है जिसको अपन बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। अब उसको और देख लेते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर क्या चीज़ है। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को। चलो वेलोसिटी सेलेक्टर, इसको और देखते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर क्या चीज़ है। वेलोसिटी नाम से पता चल रहा है वेलोसिटी को सेलेक्ट करने वाला, उसको बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। थोड़ा सा वेक्टर वाली चीज़ें काम आएगी, समझना इस चीज़ को, बाकी कोई है कोई खास चीज़ नहीं। जैसे मान लो ये कोई क्यू चार्ज पार्टिकल है, ये क्यू चार्ज पार्टिकल है, ये v वेलोसिटी से चल रहा है लाइन, अच्छा भला चल रहा था। इसको यहाँ पर जब वो चल रहा था तो इस पॉइंट के ऊपर दो चीज़ें मिली इसको, एक तो मिला मैग्नेटिक फील्ड और एक मिला इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अपना काम आएगा यहाँ पे लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक है। तो जब इस पार्टिकल को, जब वो v वेलोसिटी से चल रहा था, तो जब वो v वेलोसिटी से मान लो यहाँ ऐसे चल रहा होगा, v वेलोसिटी से चल रहा था, तो जैसे ही वो यहाँ पहुँचा, तो जब तक कुछ नहीं मिला तब तक वो सीधा सा चल रहा था। जैसे वो यहाँ पहुँचा तो यहाँ एक तो ये वाली जो डायरेक्शन है, ये तो कौन सी डायरेक्शन हो गई इसकी, वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई वेलोसिटी की डायरेक्शन, वेलोसिटी डायरेक्शन ऐसी हो गई। जब वो यहाँ पहुँचा तो इसको एक तो मिला मैग्नेटिक फील्ड, कैसे, जेड डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में तो मिला मान लो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और वाई डायरेक्शन में जो इसको मिला है, वाई डायरेक्शन में इसको मिला है मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगा उसके कारण तो इस पर लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिला है उसके कारण इस पर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। अपन को पता है, ये तो अपन को पता ही है कि इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला तो क्या होता है,
क्यू ई वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। ये अपने पास दो फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें, तो जब चार्ज पार्टिकल ऐसे चल रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रहा था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रहा था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, ये तो अपन को पता है। इसका मतलब इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो तो ऊपर की तरफ ही लगना है, इलेक्ट्रिक फोर्स तो ऊपर की तरफ लगना है, कितना, क्यू ई वेक्टर। अब देखो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, सोचो सोचो किधर लगेगा। वेलोसिटी इधर वेलोसिटी तो इधर हो गई और मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया ऐसे 90 डिग्री पे, ठीक है, इस तरह से इसको समझो। वेलोसिटी तो इधर हो गई, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गया 90 डिग्री पे। अब मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, मैं क्या करूँगा, मैग्नेटिक वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर्स को फैलाऊंगा, भी वी क्रॉस बी होगा, तो वेलोसिटी डायरेक्शन फिंगर्स को फैला दिया और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोल्ड कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड किधर, बाहर की तरफ, तो फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इसके ऊपर, ठीक है, दूसरे पेन से ले लेते हैं, ग्रीन पेन, अरे हाँ ब्लू पेन भी था अपने पास, हाँ। तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस पर, वो किधर लगेगा, इधर की तरफ। और कितना लगेगा, क्या क्यू वी बी लगेगा, या मैं बोल देता हूँ एक बार अपन बात कर लेते हैं, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसा ही तो लगेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ, ठीक है। अब समझो इस चीज़ को, इसका मतलब इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा, जिसको अपन लॉरेंट्ज फोर्स नाम देते हैं, वो कितना हो जाएगा, यदि मैं उसको लिखना चाहूँ तो एक तो लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स और एक लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, लग जाएगा। वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज पुट करेंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स तो कितना है, क्यू ई वेक्टर प्लस मैग्नेटिक फोर्स कितना है, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा। अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे समझना, एफ वी वेक्टर क्यू, ई को मैं बोल सकता हूँ, ई कौन सी डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में, यानी कि जे डायरेक्शन में, तो मैं बोल सकता हूँ क्यू ई जे कैप, ई वेक्टर बोल दो या ई जे कैप बोल दो, एक ही बात है, प्लस क्यू, ठीक है। वी वेक्टर को मैं क्या बोल सकता हूँ, वी कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में अपन बोलते हैं आई कैप, यानी कि हो जाएगा वी आई कैप क्रॉस बी कौन से डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन को बोलते हैं के कैप, तो ये हो जाएगा के कैप हो जाएगा। अब देखो इस चीज़ को और आगे कैसे बोलेंगे, एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू ई जे कैप प्लस वी और बी को तो चाहे बाहर निकाल लो, क्यू वी भी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, आई कैप क्रॉस के कैप हो जाएगा। अभी मैग्नीट्यूड्स तो बाहर आ जाएंगे, आई क्रॉस के क्या होगा। अब ये चीज़ तो वेक्टर वाली चीज़ें हैं, देखो पता होनी चाहिए। आई तो इधर की तरफ इस वाले डायरेक्शन में, के इधर की तरफ, आई के डायरेक्शन फिंगर्स को फैलाओ, के की तरफ फोल्ड कर दो, कर दिया तो डायरेक्शन किधर आई, माइनस का जे, आ गई माइनस का जे। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ एफ वेक्टर जो होगा नेट फोर्स वो हो जाएगा क्यू ई जे कैप, और ये हो जाएगा माइनस का जे कैप, तो माइनस को बाहर निकाल लो, माइनस का क्यू वी बी जे कैप। ये इस पे लगने वाला नेट फोर्स होगा क्यू चार्ज पार्टिकल पे। अब एक चीज़ समझना, यदि ये चार्ज पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा निकल जाता है, मैं तो ये चाहता हूँ कि बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा निकले, तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए, भी इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा होता तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि ऐसे चलता चलता ऐसे चला जाएगा। यदि इन दोनों में मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा तो ऐसे चलता चलता ऐसे चला जाएगा, और यदि दोनों आपस में इक्वल होंगे तो कुछ नहीं होगा, सीधा निकल जाएगा। समझ में आ रही, फोर्स ज़्यादा होगा तब तो ऐसे जाएगा, या मान लो इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा है तब तो ऐसे जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा है तो ऐसे जाएगा, और दोनों आपस में इक्वल है तो सीधा निकल जाएगा। तो अपन को यही चाहिए कि वो चार्ज पार्टिकल जो सीधा निकल जाए, अपन को ये चाहिए। तो सीधा कब निकलेगा, जब ये फोर्स कितना हो, जीरो, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ये नेट फोर्स जीरो हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, तो उस कंडीशन में नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ यदि एफ वेक्टर इक्वल टू जीरो हो जाए, यानी कि क्यू ई जे कैप माइनस क्यू वी बी जे कैप हो जाएगा। इस माइनस अब जीरो हो गया तो माइनस वाली टर्म को इधर ले आओ, तो माइनस वाली टर्म को इधर ले आएंगे तो मैं बोल दूंगा क्यू वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई जे कैप से जे कैप कैंसिल, तो क्यू से क्यू कैंसिल, वी क्या आएगा, ई अपॉन बी, यानी कि वेलोसिटी क्या निकल के आएगी, ई अपॉन बी, यानी कि मुझे वो पार्टिकल मिल जाएंगे जिसकी वेलोसिटी ई अपॉन बी के रेशो की है। कहाँ पर, यहाँ पे, ठीक है। बाकी की किसी की वेलोसिटी, अब मान लो यहाँ पे बहुत सारे, अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मान लो 10 पार्टिकल्स आ रहे होंगे, ठीक है। 10 पार्टिकल्स में से किसी की वेलोसिटी, मान लो 2 पार्टिकल ऐसे थे जिसकी वेलोसिटी v थी, और मुझे v वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स चाहिए, ठीक है। v की मतलब मान लो 100 मीटर पर सेकंड वाले पार्टिकल चाहिए, तो जिसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है वो तो सीधी निकल जाएगी,
और जिसकी वेलोसिटी 100 से कम या ज़्यादा है, यदि कम है तब तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो इधर निकल जाएगा, और ज़्यादा होगी तो मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा तो इधर निकल, वेलोसिटी किस में आ रही है, मैग्नेटिक फोर्स में आ रही है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल तो सेम है। तो यदि मैग्नेटिक वेलोसिटी किसी की कम होगी तब तो ऊपर निकल जाएगा, और ज़्यादा होगी तो नीचे निकल जाएगा, और जिसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड होगी वो सीधा निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, एक सेलेक्टर लगा दूंगा इस तरह से, तो इसमें वही पार्टिकल एंटर होगा जिसकी वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी, मुझे जो वेलोसिटी चाहिए E/B के रेशो की, वो वेलोसिटी यदि मिल जाती है तो वो पार्टिकल सीधा निकल जाएगा, बाकी के पार्टिकल कुछ इधर निकल जाएंगे कुछ इधर निकल जाएंगे। तो मुझे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल जो है वो मिल जाएंगे, और मुझे यही चाहिए कि यदि मुझे कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी का पार्टिकल चाहिए तो उस कंडीशन में मैं किसको काम में लूँगा, वेलोसिटी सेलेक्टर को काम में लूँगा। इस वेलोसिटी सेलेक्टर की हेल्प से मैं किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल को सेलेक्ट कर सकता हूँ। समझ में आ रही चीज़, जिसका रेशियो क्या रहेगा, E/B, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या आएगा, वेलोसिटी सेलेक्टर यानी कि वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 8th चैप्टर में भी अपन इसको काम में लेंगे और भी बहुत जगह अपन इसको काम में लेते हैं। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, E/B, जहाँ पे E इलेक्ट्रिक फील्ड है और B मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसको अपन नाम देते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। इस वेलोसिटी सेलेक्टर को अपन आगे यूज में लेते हैं किसके अंदर, साइक्लोट्रॉन के अंदर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है बोर्ड लेवल के लिए भी और कंपटीशन लेवल के लिए भी, जिसको अपन बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। आज जो अपन ने जितना भी पढ़ा है ना, वो सारा के सारा यूज आएगा साइक्लोट्रॉन के अंदर, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक्स आप पढ़े हैं उन सब का निचोड़ आना है साइक्लोट्रॉन के अंदर। आज जो जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, इससे पहले वाले नहीं, आज वाले जितने भी टॉपिक है सब साइक्लोट्रॉन में काम में आएंगे। तो इसलिए जितना भी अपने पढ़ा वो सारा साइक्लोट्रॉन आ गया। तो साइक्लोट्रॉन यदि पढ़ लेते हैं तो ये सारे टॉपिक तो समझ में यदि ये टॉपिक समझ में आ गया तो साइक्लोट्रॉन तो आना ही है, ठीक है। तो इसलिए साइक्लोट्रॉन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि उसका यूज़ है आज वाले सारे टॉपिक्स के अंदर, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चंस क्या है, फिर उसके बाद में वीडियो खत्म करते हैं। तो क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए, एक NCERT का क्वेश्चन जो है वो बोर्ड पे लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 19 है NCERT का। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन का। किसके कॉम्बिनेशन का, एक तो चैप्टर 2 जो अपन ने पढ़ा था उसके, और इस चैप्टर के रिलेटेड एक क्वेश्चन है, दोनों चैप्टर्स का कंबाइंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझो। एन इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाई ए हीटेड कैथोड। एक मान लो हीटेड कैथोड होगा ऐसा कुछ, ठीक है। मैंने मान दिया एक हीटेड कैथोड है, उससे कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ठीक है, एंड एक्सलेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 किलोवोल्ट, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया अपन ने, यहाँ पे मान लो कोई पोटेंशियल लगा रखा था किसका, 2 किलोवोल्ट का मतलब 2000 वोल्ट का पोटेंशियल लगा रखा था। तो इस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिली, Q चार्ज यदि V पोटेंशियल पे जाता है तो एनर्जी कितनी मिलती है, QV। V वर्क डन जितना होता है उतनी एनर्जी मिलती है, तो वर्क डन कितना होता है QV, तो एनर्जी भी कितनी मिलेगी QV, ये अपन पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब इसको जो एनर्जी मिली है, एनर्जी गेन्ड बाई इलेक्ट्रॉन कितनी हो गई, E इंटू वी, ठीक है। E तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और V पोटेंशियल, तो ये कितनी हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁹ और पोटेंशियल कितना है 2000 वोल्ट, इतना ही है। ये एनर्जी, इसमें एनर्जी स्टोर तो होगी नहीं, किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास यदि m है और उसकी वेलोसिटी यदि v है, तो इसकी जो ये एनर्जी स्टोर हुई है वो किस में जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में जाएगी, यानी कि हाफ mv² किसके इक्वल आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2000, ठीक है। ऐसा क्यों किया अभी समझ में आ जाएगा। थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 किलोवोल्ट इंटर्स ए रीजन विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपन को दे रखी है 0.15 टेस्ला। डिटरमाइन द ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी का मतलब अपन को हमेशा निकालना होती है रेडियस, ठीक है। जब रेडियस पूछी जाती है इसका मतलब ट्रेजेक्टरी है। ऑफ द इलेक्ट्रॉन, भी इलेक्ट्रॉन यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है तो ट्रेजेक्टरी यानी कि मान लो सर्कुलर पाथ वो बना रहा है तो उसकी रेडियस बतानी है। ऑफ द इलेक्ट्रॉन इफ द फील्ड कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड इज ट्रांसवर्स टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी। ट्रांसफर होने का मतलब 90 डिग्री। यदि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है तो पार्टिकल ऐसे, इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर हुआ, तो ऐसे एंटर हुआ तो वो कैसा बनाएगा पाथ, सर्कुलर ऐसा बनाएगा। तो इस सर्कुलर पाथ की रेडियस मुझे बतानी है, ठीक है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है, यदि अपन फर्स्ट पॉइंट देखें तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है, r इक्वल टू अपने पास क्या है, जब 90 डिग्री पे एंटर होता है तो फॉर्मूला क्या बनता है रेडियस का, mv/क्यूब। m मुझे पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी कहाँ से लाओगे, वेलोसिटी देगी नहीं क्वेश्चन के अंदर। तो वेलोसिटी यहाँ से निकालनी थी कि जब वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो उसको 2000 वोल्ट से मैंने एक्सेलरेट किया तो इसको एनर्जी कितनी मिली
चार्ज इंटू पोटेंशियल ई इंटू वी, और वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, यानी कि हाफ mv² EV के इक्वल हो गया। तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं कि हाफ mv² जो हो किसके इक्वल होगा, EV के इक्वल होगा, ऐसा ही होगा। तो हाफ mv² EV के इक्वल हो गया, तो अपन ने v यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। यहाँ से जो v² आएगा वो v² क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2000 हो जाएगा, डिवाइड बाई, और 2 भी तो ऊपर जाएगा तो 2 इंटू, ठीक है, डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक बार इसको ऐसे ही चलने देते हैं, और स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर रूट आ जाएगा। तो मैं स्क्वायर हटा दूँ तो स्क्वायर हटाते इधर क्या आ जाएगा, रूट आ, ये वेलोसिटी आ गई। वो वेलोसिटी वहाँ पुट कर दो, और क्या करना है अपना, और कुछ नहीं करना। तो r इक्वल्स टू m, तो कितना m, तो m ही चलने दो एक बार, हो सकता है कुछ कैंसिल हो जाए। v कितना, v ये वाला पुट कर दो, तो v कितना आएगा, v अपने पास में आ जाएगा रूट में कितना, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, इंटू 2000 डिवाइड बाई m, एक बार m ही चलने दो, और डिवाइड बाई क्या, QB, Q कितना, E कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और B कितना 0.15 हो जाएगा। अब देखो कुछ इस पूरे को अंदर ले जाओ, पूरे को कैलकुलेशन, अब कैलकुलेशन है, देखो मैं करूँ चाहे आप करो, एक ही बात है, मैं कर देता हूँ, आप क्यों परेशान होते हो, मैं ही परेशान हो लेता हूँ, मेरी ज़िंदगी में परेशान होना लिखा है। चलो इस पूरे को अंदर ले जाओ तो स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो ये पूरी टर्म तो पहले ऐसे कैसे लिख दो, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू कितना 2000 आ गया। m को अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा, m² डिवाइड बाई, ये m तो पहले से ही था यहाँ पर, और ये पूरा अंदर लेके जाओगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का तो क्या स्क्वायर, और 0.15 का भी क्या होगा स्क्वायर। अब तो कर सकते हो, m से तो एक m कैंसिल हो गया, ठीक है। तो r जो आएगा वो कितना बचेगा, रूट में कुछ सॉल्व भी कर देता हूँ, 2 इंटू 2000 कितना हो जाएगा, 4000 इंटू 1.6, तो मैं बोल दूंगा 4000 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, इंटू m कितना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, डिवाइड बाई, नीचे वाला m तो कैंसिल, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1.6 का स्क्वायर, ये अच्छा एक से तो ये भी तो कैंसिल होगा, ठीक है। तो पूरे को इसको भी कैंसिल ही कर देते हैं, क्यों लिखा है इतना बड़ा, ठीक है, इसको भी कैंसिल करके लिखते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाए। तो मैं बोल दूंगा r इक्वल्स टू रूट में 2, तो ऐसे कैसे, ये पूरा एक इसके एक से कैंसिल हो गया, ये बचा 2000 इंटू मास ऑफ, एक में m बचेगा, एक m बचेगा, तो एक m की वैल्यू कितनी है 9.1 इंटू 10⁻31 डिवाइड बाई, इसका एक तो कैंसिल हो गया, एक बच गया 1.6 इंटू 10⁻19, और ये पूरे दोनों की दोनों बच गए 0.15 इंटू 0.15, ठीक है। ये रेडियस आ जाएगी किसके अंदर, मीटर के अंदर। अब इसको सोल्व तो कर सकते हो, अरे सोल्व कर लोगे ना इसको, तो इसको सोल्व कर लेना। ये रेडियस किस में आ जाएगी, मीटर के अंदर आ जाएगी। ये तो इसका फर्स्ट केस है। सेकंड केस में अपन से पूछा है, सेकंड केस में क्या पूछा है, जब वो किस पे मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी से यदि 30 डिग्री बना रहे हो तो रेडियस का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, भी ट्रेजेक्ट्री कितनी कैसी बनेगी, कैसे, इसमें तो ट्रेजेक्ट्री कैसी बनेगी सर्कुलर, उसमें ट्रेजेक्ट्री कैसी बनेगी हेलिकल, ठीक है। तो उसके लिए रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, mv sin थीटा, फॉर्मूला तो याद होना चाहिए इन/, ठीक है। अब वैल्यू पुट करनी और कुछ नहीं करना, बस इसमें एक साइन थीटा और ऐड हो गया, बाकी तो सारी चीज़ें वही है, बाकी तो सारी चीज़ें वही है, एक साइन थीटा और ऐड हो जाएगा, तो साइन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, ठीक है। तो मैं बाकी तो सारा यहाँ तक को तो वही लिख दूंगा, अरे लिख दूंगा वही mv/qb है यहाँ तक, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक फील्ड, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वो सब वही है। तो ये तो पूरा ऐसे कैसे लिख दूंगा, कैसे रूट में 2 इंटू 2000 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 डिवाइड बाई ये 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 0.15 इंटू 0.15 इंटू क्या साइन 30, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर जो आएगा r डैश जो होगा वो r डैश एक्चुअल में क्या हो जाएगा r/2। इसका आंसर निकालो, उसका आधा कर दो, वो रेडियस निकल के आ जाएगी। समझ में आ रही थी। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस अपन को करने हैं।
तो ये क्वेश्चन था एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, केवल ये चीज़ अपन को देखनी थी, वेलोसिटी निकालना था। बाकी तो यदि वेलोसिटी दे रखी होती तो सीधा ही फॉर्मूला लगाना था, फिर तो कुछ था ही नहीं। बस इसमें एक कंसेप्ट ये लगवा दिया कि वेलोसिटी कैसे निकालोगे, वेलोसिटी क्वेश्चन में दे नहीं रखी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए उसने बोल दिया कि ये चार्ज पार्टिकल 2000 वोल्ट से एक्सलेट होता है। तो जितने वोल्ट से एक्सलेट होगा उतना चार्ज इंटू वेलोसिटी, चार्ज इंटू पोटेंशियल क्या हो जाता है, एनर्जी। जितनी एनर्जी इसको मिलती है, क्यू चार्ज को वी पोटेंशियल में जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है क्यू वी मिलती है। तो क्यू चार्ज को या ई इलेक्ट्रॉन को वी पोटेंशियल में एनर्जी कितनी मिलेगी, ई वी। तो ई वी एनर्जी मिल गई और वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, भी एक्सेलरेट कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल अपने ई वी को कर दिया और फिर वहाँ से वेलोसिटी निकाल ली। उसके बाद में सीधा फॉर्मूला है, जब 90 डिग्री पे है तो आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी होता है, और जब 30 डिग्री पे होता है तो आर इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी होता है। ठीक है, तो सिंपल अपन ने इसमें अंदर फॉर्मूले लगाए और कुछ भी अपन ने इसमें नहीं लगाए। ठीक है, तो ये अपने पास में कुछ क्वेश्चंस थे। अपन ने मेनली तो आज के दिन में थ्योरी ज़्यादा कवर करी है, तो थ्योरी वाला पोर्शन अपन ने सारा इसके अंदर कवर कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद में अपन को करना क्या है, थ्योरी वाला पोर्शन अपना सारा कवर हो चुका है। अभी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस अपन ने इसके कुछ क्वेश्चंस, एक आधा क्वेश्चन अपन ने इसमें देखा है, ज़्यादा कोई क्वेश्चन इसमें अंदर बनते नहीं है। फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब वो कैसे भी फॉर्मूले को घुमा सकता है वो अपन को देखना है। क्वेश्चंस अपन और डिस्कस करेंगे इन टॉपिक्स के ऊपर, वो आगे कर लेंगे। कल अपना एक इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा साइक्लोट्रॉन, तो वो और देख लेंगे उसके अंदर क्या आता है साइक्लोट्रॉन के अंदर। उसमें ऐसी कोई खास चीज़ नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है, थ्योरी बेस्ड टॉपिक है ज़्यादा। उसके अंदर फॉर्मूले भी आते हैं, थ्योरी भी आती है, बाकी नॉर्मली है उसके अंदर थ्योरी। ठीक है, तो वो अपना टॉपिक और देख लेंगे और ऐसे ही तैयारी करते रहो। नोट्स ज़रूर बनाते हुए चलना, मैं फिर बोल रहा हूँ, नोट्स बनाते हुए चलना। नोट्स यदि रह जाएंगे ना तो ये पढ़ा लिखा सब जीरो है। वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है जब तक नोट्स प्रॉपर तरीके से नहीं बना रहे हो। ठीक है, कोई तुम ऐसा तो है नहीं कि कोई मूवी देखनी है कि हाँ भी वीडियो देख लिया, जैसे मूवी देख लेते हो, मूवी में तो क्या होता है 70% मूवी याद रह जाती है, 30% मूवी भूल भी जाते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी 2-4 के नाम भूल भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, स्टोरी चलो तुम्हें याद रहेगी, लेकिन नाम भूल जाते हो। फिर आप मान लो 2 महीने बाद 4 महीने बाद धीरे धीरे और चीज़ें भूलते जाते हो उस मूवी में। ठीक है, तो जैसे मूवी देखते हो वैसे नहीं देखना है ये चीज़ें। ठीक है, अपने कॉपी पेन लेके बैठना है और जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे नोट्स भी बनाते हुए चलने हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो भी लिखना है और जब मैं लिख रहा हूँ वो तो लिखना ही है। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें केवल बोल ही जाता हूँ, लिखता नहीं हूँ। तो मैं जो बोल रहा हूँ उन लाइनों को ज़रूर लिखना है, उन लाइनों को ज़रूर पकड़ना है। बाकी नोट्स खुद को बनाने हैं। ठीक है, मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स में, तो वैसे दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद बनाओगे तो बहुत अच्छे नोट्स बनेंगे। ठीक है, कुछ एरर भी आएगी, एरर खुद भी सॉल्व कर सकते हो, या कुछ भी दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ भी सकते हो। बाकी खुद भी एरर रिमूव कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी चीज़ है। नोट्स कोई मैटर नहीं करता। देखो नोट्स कुछ नहीं है, नोट्स जो है वो कुछ भी नहीं है। नोट्स तुम्हें कुछ नहीं करवा सकते। नोट्स मैं दे भी दूंगा तो कुछ नहीं है, और नोट्स का कुछ नहीं बटने वाला। ठीक है, जब तक तुम खुद नोट्स नहीं बनाओगे ना यहाँ से देख के, तब तक तुम्हें ना तो पढ़ने में मज़ा आएगा ना पढ़ने का मन करेगा। तुम्हारे हैंड रिटन नोट्स जो रहेंगे ना, उन हैंड रिटन नोट्स से पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। ठीक है, इसलिए अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ। जैसे जैसे टाइम ज़्यादा लग जाएगा, 1 घंटे का वीडियो है, हो सकता है 2 घंटे में तुमने नोट्स वोट्स भी बनाए और भी किया, ढंग से किया तो 2 घंटे में बन जाएगा, और तो क्या होगा। लेकिन एक टॉपिक तो तुम्हारा ढंग से तैयार हुआ ना, भी टॉपिक तो ढंग से तैयार हुआ ही है ना। चाहे 2 घंटे में वीडियो बने, चाहे 2 घंटे में तुम्हें वीडियो समझने में लगे, चाहे 2.5 घंटे लगे, चाहे 3 घंटे लगे, लेकिन एक पूरा प्रॉपर अच्छा टॉपिक जो है, क्योंकि 1 घंटे में अपन बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं। मैं केवल पढ़ाता ही हूँ 1 घंटे, और कुछ नहीं करता, कोई फालतू बकवास नहीं। तो 1 घंटे में जब पढ़ा रहा हूँ तो मैं 1 घंटे में बहुत सारे टॉपिक कवर करता हूँ। ठीक है, जो यदि ऑफलाइन क्लास की बात करें तो उसमें 1 घंटे में इतने टॉपिक कवर नहीं होते, क्योंकि उसमें लिखवाना भी रहता है। ठीक है, या फिर उसमें मान लो उसमें भी नोट्स दे रहे हैं तो भी 1 घंटे में इतने टॉपिक्स उसमें कवर नहीं होते, क्योंकि बीच बीच में बच्चों से कम्युनिकेशन होता रहता है, तो टाइम बीच बीच में लैप्स होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर तो कुछ नहीं है, डायरेक्टली सब चीज़ें चल रही है, अपन कोई बीच में फालतू बात नहीं कर रहे, और बीच में मैं करता भी नहीं, मेरी आदत भी नहीं है बीच में कोई फालतू बात करने की, क्योंकि जब पढ़ रहे हैं तो फिर पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। तो इसलिए नोट्स ढंग से बनाते हुए चलना। तो क्योंकि अपन 1 घंटे में बहुत, जो तुम ऑफलाइन में 2 घंटे में कवर करते हो ना, वो ऑनलाइन में 1 घंटे में कवर हो जाएगा, ये मान के चलो। ऑफलाइन में जो ये मानो चलो 2 भी नहीं तो 1.5 से 2 घंटे में जो कवर होती है ना चीज़ें,
ऑफलाइन में, वो यहाँ पे ऑनलाइन में 1 घंटे में ही कवर हो जाती है। तो तुम्हें यदि वीडियो देखने में 1 घंटे का तो वीडियो है, 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा, और उसमें मान लो वीडियो देखने में नोट्स भी बना रहे हो तो 2 घंटे 2.5 घंटे यदि लग भी रहे हैं तो तुम्हारे टॉपिक भी तैयार हो गया, तुमने पढ़ भी लिया, टॉपिक समझ भी लिया, नोट्स भी बन गए, सारी चीज़ हो गई। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर इनका रिवाइज करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये अपनी सारी चीज़ अपनी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो इसलिए नोट्स ढंग से बनाते हुए चलना, नोट्स बनाने हैं, समझना है, पढ़ना है, लिखना है और मज़े करना है। मज़े करना मत बोलना और साथ के साथ पढ़ना भी मत बोलना। पढ़ते हुए चलो, समझते हुए चलो, क्योंकि अपन को लाइफ में बहुत अच्छा और बहुत आगे तक जाना है, तो इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। आगे जाने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। या तो पढ़ो या और कुछ करो जो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन यदि पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में ही आगे जाना चाहते हो तो फिर तो पढ़ना ही है, और क्या करना है। तो इसलिए लाइफ में आगे जाना है तो पढ़ना है, और पढ़ना है, पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते हुए रहो और समझते हुए चलो, चैनल को शेयर करते हुए चलो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैक्सिमम चैनल को शेयर करना, ताकि बहुत नीडी जो लोग हैं उन नीडी लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुंच पाए और वो पढ़ें अच्छे से और वो लाइफ में अपने कुछ कर पाए। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसे सोर्सेज नहीं मिलते हैं, वो केवल मान लो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं होती है कि वो कुछ कर नहीं पाते, उनकी इच्छा बहुत होती है करने की, पढ़ने की, लिखने की, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन। क्योंकि तुम्हें पता है कि फीसेज होती है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बहुत हाई फीस होती है। ठीक है, तो हर किसी के बस की बात नहीं होती उसको पे करना। तो बहुत ऐसे लोग भी हैं जो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के कारण पढ़ नहीं पाते, उनको पढ़ने की इच्छा बहुत होती है। तो इसलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम चैनल को शेयर करते हुए चलो, ताकि कुछ नीडी लोग जो है उन तक ये चीज़ें पहुंच पाए। और बाकी पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, मज़े करते रहो, और कल फिर मिलेंगे। वही टाइम वीडियो का मैं चेंज करने वाला हूँ बहुत जल्दी। अभी तक अपने वीडियो 2 बजे आते थे रात को, है ना, रात को 2 बजे अपने वीडियो आते थे अभी तक। अब थोड़ा सा टाइम चेंज होके 2 का 1 करूँगा, फिर 1 का 12 करूँगा, और धीरे धीरे 1 घंटे कम करते करते लास्ट फाइनल 8 बजे अपना वीडियो आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, रात को 8 बजे। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते हुए चलो, मज़े करते हुए चलो। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तब तक वेरी ऑल द बेस्ट।